हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदीबा है और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एक बिगिनिंग चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर हमारे बायोलॉजी की एक नींव तैयार करेगा। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है जो आगे पूरी बायोलॉजी में अप्लाई होगा। इवन अभी ही नहीं, और आगे अगर आप मेडिसिन पढ़ते हो उसमें, अगर आप और कोई सब्जेक्ट लेते हो उसमें भी अप्लाई होता है। जैसे फार्मा लिया हमने, मेडिसिन लिया, सब में कुछ ना कुछ इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये बेसिस है, इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आगे इतना बेसिक चीज में प्रॉब्लम ना आए। याद करने वाली चीज तो याद करनी ही होती है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज अगर है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी के पेजेस हैं, जो फर्स्ट पेज चैप्टर की बिगनिंग का पेज है, उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होता है जो वहां पर लिखा होता है, जो हमने पढ़ा नहीं होता है और जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो एक जल्दी से हम लोग रीड करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना वही बायोलॉजी कहलाता है। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. जो अर्ली मैन थे, जो पहले के लोग थे, वो बहुत इजीली अनएनिमेट, मतलब जो कि मरी हुई चीजें हैं जिनमें जान नहीं है, और वो चीजें जिनमें जान थी, उनको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर ले रहे थे, पता कर ले रहे थे कि कौन सी चीज ऐसी है जिसमें जान नहीं है। जैसे किसी चीज को टच करते हैं, जैसे किसी भी एनिमल को हमने टच करा तो वो हिलेगा। वो किसी पत्थर को आप टच करोगे तो वो हिलेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपने उस पर इतना फोर्स लगा दिया हो कि वो हिलकर कहीं नीचे गिर जाए। तो जो पहले के लोग थे, अर्ली मैन जो थे, उन्होंने ये चीज डिफरेंशिएट कर ली थी कि जिंदा क्या है और मरी हुई क्या चीज है। अर्ली मैन डिफाइन सम ऑफ द inanimate matter जैसे wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे वो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिश हो रहे थे, उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था वो चीज देखने में, और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनसे वो डर रहे थे। माना जाता है कि आग, पानी, हवा, इन सब की जब हम पूजा करते हैं तो एक्चुअली हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें थी जो इंसान ने नहीं बनाई थी, ये हम लोगों को पहले से मिली थी। इसी वजह से धीरे धीरे जब जिंदा चीज और मुर्दा चीज के बारे में पता लगने लगा तो हमको लगा कि ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, ये हम लोग कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट देने लगे और उसकी पूजा करने लगे। The description of living organism include human beings began much later in human history. और ह्यूमन बींग्स के ऊपर पढ़ाई करना बहुत लेटर में स्टार्ट हुआ था। पहले हवा, पानी और आग, इन पर पढ़ना स्टार्ट हुआ, और थोड़े बहुत जानवरों पर पढ़ाई स्टार्ट हुई। बहुत लेट, बहुत बाद में जाकर, काफी वक्त बीतने के बाद इंसानों पर कुछ कुछ चीजें जानना, कुछ कुछ मालूमात होना बहुत बाद में शुरुआत हुई थी उसकी। Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systemic and monumental description of life forms brought in. फिर धीरे धीरे इस पढ़ाई को, इस जानकारी को सिस्टमिकली अरेंज करना स्टार्ट हो गया कि धीरे धीरे सिस्टमिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी। Out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification. फिर धीरे धीरे नेसेसिटी जब बढ़ती गई कि नहीं, अब हम लोगों को और अच्छे से इसको पढ़ना है, इसको जानने की जरूरत है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको पढ़ना जरूरी है। अब एनिमल्स, जो भी जानवर थे, उनके बारे में पढ़ाई करना क्यों जरूरी था? क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो हम लोगों को दिक्कत दे रहे थे, या कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जिनसे हम लोगों को काफी काम हो रहा था, जैसे कि काऊ हो गई, भैंस हो गई, इन सब से जो दूध मिल रहा था। तो अब हम लोग को ये चीज कम्युनिकेट करना कि नहीं, ये एनिमल जो है, इससे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, ये कम्युनिकेट करने के लिए एक बेसिक टर्म लाना जरूरी था।
The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. और इस बेसिस को खड़ा करने में, इस एक बायोलॉजी को खड़ा करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो ये था कि एनिमल्स में और प्लांट्स में एक रिलेशनशिप था। एनिमल्स जो हम लोग कुछ एनिमल्स को देखें तो उनमें एक रिलेशनशिप प्रेजेंट था। हम माने हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट था, या तो वो उन्हीं के प्रेडेसर थे, या वर्टिकली प्रेजेंट था आसपास, जैसे कि फूड चेन। तो एक रिलेशन प्रेजेंट था दो चीजों के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में। अब इसको भी स्टडी करना जरूरी था। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity. जैसा कि मैंने बोला कि एक एनिमल हो सकता है कि प्रेडेसर हो, मतलब जैसे कि प्राइमेट्स, मैन, और हो सकता है कि वो फूड चेन में किसी के साथ एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशनशिप भी था और एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी था। और इसको पढ़ना जरूरी था क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक फूड चेन में से कोई एक चीज गायब हो जाए, तो जो आगे का जो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे उनका क्या होगा फिर? तो वो फूड चेन ब्रेक हो जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए ये स्टडी करना कि रिलेशनशिप एक एनिमल या एक चीज प्लांट का दूसरे के साथ क्या है, वो भी जरूरी था। In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animal, plant from a taxonomist perspective. Taxonomist perspective का मतलब है कि एक टैक्सा में डिवाइड कर दिया है हमने, एक डिविजन्स में उसको अच्छे से डिवाइड करा है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते कि अच्छा हमने पहले हमने ह्यूमंस को पढ़ लिया क्योंकि हम उनको ज्यादा देखते, फिर हम किसी और चीज को पढ़ेंगे, फिर जिसको बिल्कुल नहीं देखते उसको पढ़ेंगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, एक बेसिस था कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट हुई। अर्नेस्ट मेयर का एक क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल क्राउन किसका था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला था? तो वो अर्नेस्ट मेयर को मिला था। बैल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 100 इन ईयर 2004। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को याद रखना है। और assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus, इनको एक टाइटल भी मिला था। और ये ornithology, taxonomy, zoography, evolution, systematics and history and philosophy of biology, इन सब में उन्होंने पढ़ाई करी थी। एक छोटा सा रीडिंग, बट दिस इज वेरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अर्नेस्ट मेयर। आगे बढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, ये बेसिक चैप्टर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, और इसमें कुछ भी याद करने वाले नहीं है, सब सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझने वाला है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग स्पीशीज इज अमेजिंग, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs. बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को कुछ ना कुछ छोटा एनिमल या प्लांट देखने को मिल जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायो लिविंग, डाइवर्सिटी अलग अलग चीजें, डाइवर्स नेचर है। एंड दिस लीव्स अस स्पीचलेस, इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, स्पीचलेस है। The beauty of galloping hordes of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. एक ecological conflict भी है,
कि इकोलॉजी में क्या क्या चल रहा है। दूसरा, कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। धीरे धीरे जो कोऑपरेशन है, जैसे कि हम लोग में एक, ह्यूमंस में और डॉग्स में एक कोऑपरेशन है, ह्यूमंस में और बर्ड्स में थोड़ा सा कोऑपरेशन मिलेगा, कैट्स में मिलेगा। तो एक कोऑपरेशन देखना और फिर उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट देखना, जैसे कैट और रैट में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो ही काफी ज्यादा देखने लायक होता है, ऑफुल होता है। दिस और मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक एक वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, हमारी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, उसी के थ्रू हम लोग जिंदा रहते हैं। वो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में कहाँ हो रहा होता है? एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, ग्लाइकोलिक एसिड पाथवे भी चल रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड पाथवे, ईटीसी साइकिल, ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये सब अंदर चल रहा है, एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। क्योंकि एक चीज यहाँ से यहाँ जाएगी, दूसरी चीज यहाँ से यहाँ आएगी, तीसरी चीज यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ट्रैफिक बना हुआ है, बट कभी भी मिसहैप नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक्सीडेंट हो जाए इस ट्रैफिक में। तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक रेफर कर रहा है टर्म मेटाबॉलिज्म को। This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is philosophical one and seeks answer to what is the purpose of life. एक तो दो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि एक लिविंग क्या होता है और पर्पस क्या है। लिविंग होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई इंसान जिंदा, कोई चीज जिंदा है या नहीं है, और अगर वो जिंदा है तो उसका पर्पस क्या है। ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सबका पर्पस तो हम बता सकते हैं कि फूड चेन को कंप्लीट करना है, बट ह्यूमंस का पर्पस ह्यूमन खुद डिसाइड करते हैं। As scientists, we shall not attempt answering the second question, what is the purpose of life। हमारा ये आंसर करना बिल्कुल मायने नहीं रखता कि हम इस बात को भी आंसर करें कि हमारा पर्पस क्या है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। Diversity of the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and the plants. अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत डाइवर्सिटी दिख जाएगी, जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा, कोई भी हमें प्लांट दिख सकता है, कोई भी हमें इंसेक्ट दिख सकता है, बर्ड्स हैं, पेट्स हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब हमारे अगल बगल भी प्रेजेंट है। इवन हमारी स्किन पर छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे वायरस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कमेंसल बनाते हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं और एक कमेंसल बनाते हैं। हम लोग उनको देख नहीं सकते, बट वो एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर हम इतने छोटे से एरिया में देखें तो हमें कुछ ही चीजें दिखेंगी, लेकिन हम एरिया को अगर बड़ा कर दें तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट को विजिट करेंगे तो नंबर और काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां पर हैं वो बढ़ जाएगा। बहुत जाहिर सी बात है और बहुत आसानी से समझ आने वाली बात है कि अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है तो वहां पर बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और छोटे छोटे एनिमल्स जितने हो गए, वॉर्म्स भी जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सॉइल वहां की अच्छी होगी। तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। जगह चेंज करने पर डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक, प्लेस के ऊपर डाइवर्सिटी डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो प्लेस चेंज करने से डाइवर्सिटी बढ़ सकती है और एरिया चेंज करने से भी डाइवर्सिटी बढ़ सकती है। एक छोटा एरिया लेंगे
तो डाइवर्सिटी कम होगी, और बड़ा एरिया लेंगे तो डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. ठीक है? Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. वो एक species को represent करता है. The number of species that are known and described range between 1.7 important data है million, 1.7 to 1.8 मिलियन. और ये तो केवल एक कैलकुलेटेड, एक लिखा हुआ डेटा है, जितना साइंटिस्ट अब तक डिस्कवर कर पाए हैं और अब तक वो उसके बारे में पढ़ पाए हैं. बट एक्चुअल डेटा इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी जगह तो एक्सप्लोर ही नहीं करी गई है, बहुत सारी जगहों पर तो अभी जाया ही नहीं गया. जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट अभी केवल 1/3 एक्सप्लोर करा जा चुका है. उसके अंदर और बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग चीजें मिल सकती हैं जो अभी हमें मालूम ही नहीं है. तो this reflects the biodiversity or the number and types of organism present on the earth. We should remember here that as we now explore new areas, the even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे हम नया एरिया डिस्कवर कर रहे हैं, बल्कि जब हम पुराना भी दोबारा से वहां जाते हैं और चीजों को खोदना स्टार्ट करते हैं, तो हमें फिर से कुछ ना कुछ एक नई चीज मिल सकती है. इसी को बोलते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. अभी हम पूरा अर्थ को, या पूरे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको अब तक हम लोग पूरी तरीके से डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं. These local name would vary from place to place. ये लोकल नेम जगह बदलने पे चेंज हो जाता है. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अनियन का. अनियन को प्याज बोलते हैं, मान लेते हैं यूपी में अनियन को प्याज बोलते हैं. तो अगर कोई यूपी का इंसान है और उसे महाराष्ट्र के इंसान से बात करनी है, कोई महाराष्ट्र का इंसान है, उसको भी सेम प्याज खरीदना है और वो यूपी आ गया है, तो अब वो क्या करेगा? वो या तो उसे इंग्लिश का वर्ड पता हो अनियन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्याज बेच रहा है उसे पता होगा कि वो अनियन है. और महाराष्ट्र में बोलते हैं कांदा प्याज को. अब या तो यूपी वाले इंसान को पता हो कि उसे कांदा बोलते हैं, तो एक वो हो गया कि यहाँ पर प्याज बोल रहे हैं, कहीं पर कांदा बोल रहे हैं, कहीं पर कुछ और बोलेंगे. तो इस वजह से एक कंट्री के अंदर ही इतना ज्यादा अलग अलग नाम है कि चीजों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रहा था. कि अगर एक कंट्री के अंदर 2, 4, 10 नाम हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, तो पूरी दुनिया में तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे. अब अगर साइंटिस्ट को ये बताना है दूसरे साइंटिस्ट से, जो कि यहाँ नहीं यूएसए में रहता है, उसे ये बताना है कि प्याज में कोई एक ऐसा केमिकल होता है जो मिनॉक्सिडिल नाम का होता है और वो हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में, तो वो कैसे बताएगा? अनियन जरूरी नहीं है कि जो यूएस में इंसान हो उसे पता हो कि प्याज को अनियन बोलते हैं, उसको वहां कुछ और बोलते होंगे. तो कैसे कम्युनिकेट करेगा एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कि नहीं, एक प्याज के अंदर एक कंपाउंड है मिनॉक्सिडिल, वो हेयर ग्रोथ में काम आता है, तो आप मिनॉक्सिडिल, प्याज से मिनॉक्सिडिल को निकालिए और हेयर रिएक्टिव में डालिए. ये कम्युनिकेट करने के लिए ही टैक्सोनॉमी आई कि हर एक चीज का, हर एक प्लांट, एक एनिमल, एक इंसेक्ट का एक साइंटिफिक नाम होगा, ताकि कम्युनिकेशन इजी हो जाए. अगर कहीं पर लिखा है पैंथेरा टिग्रिस, तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो टाइगर है. अब
वो इंडिया में कुछ भी बोला जाए, वो अमेरिका में कुछ भी बोले, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी बोले, बट द एक्चुअल नेम इज पैंथेरा टिग्रिस. Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. एक particular नाम देंगे और उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाएगा. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर. नाम देने को नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम देना, नाम देने की प्रक्रिया, उसे नॉमेनक्लेचर बोलेंगे. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. ठीक है. Nomenclature तब हम लोग सही से इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें पता हो कि जो दूसरे इंसान ने उसका डिस्क्रिप्शन बताया है वो एकदम सही बताया हो. हम आकर आपको बोल रहे हैं कि एक छोटा सा जानवर देखा जिसके 4 पैर थे. 4 पैर बहुत सारे के हो सकते हैं, डॉग का भी हो सकता है, कैट का भी हो सकता है. अब हम बोलेंगे कि वो छोटा था और उसके फर थे, तो भी कैट और डॉग दोनों हो सकता है, कैनाइन्स दोनों हैं. ठीक. तो एक डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन करने के लिए कि आप किस एनिमल की बात कर रहे हैं. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है. पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. और ये all over the world सारे biologist इस procedure को accept करेंगे और इसी procedure के चलते हुए ही वो काम करेंगे. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature, important ICBN का फुल फॉर्म. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल. तो अगर प्लांट्स को नेम देना है तो उसके लिए ICBN यूज होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. और अगर जूलॉजिकल, अगर किसी एनिमल को देना है तो उसके लिए ICZN यूज होता है. ICZN, इंटरनेशनल कोड for zoological nomenclature. Okay. You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code for Zoological Nomenclature, ICZN develop करा गया. The scientific names ensure that each organism has only one name. हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम एक ही होगा. उसके जो बेसिक नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं, बट साइंटिफिक नाम हमेशा एक ही मिलेगा. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम किसी एनिमल को डिस्क्राइब करेंगे, मान लेते हैं किसी एनिमल को हमने डिस्क्राइब करा, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन कि उसका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए एनिमल का या प्लांट का, और फिर ऐसा डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि वो उस एनिमल से मिलता जुलता हो. और तीसरी बात कि इस तरीके से क्लासिफाई करा गया है कि जब आप डिस्क्राइब करोगे तो धीरे धीरे करके आप उस पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम तक पहुंच जाओगे. इस तरीके का डिस्क्रिप्शन, इस तरीके का कैटेगराइजेशन हम लोग नॉमेनक्लेचर में देखते हैं. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. बहुत जाहिर सी बात है कि सेम एक एनिमल के 2 नाम नहीं होंगे. ठीक है. और कभी भी 2 एनिमल का एक ही नाम नहीं होगा. पता चला कि 2 एनिमल्स हैं और उनका सेम नाम हो गया तो आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. तो एक एनिमल का एक ही नाम स्पेसिफिकली रखा जाएगा और किसी भी 2 एनिमल का नाम सेम नहीं होगा. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग नाम रखना स्टार्ट करते हैं. Each name has 2 components, the generic name and the specific epithet. एक जेनेरिक नेम होगा और एक
स्पेसिफिक एपिथेट होगा, इसी से एक नेम बनता है। आपको नाम पूछा जाएगा, कोई नाम लिखा होगा और आपको बताना होगा कि इसका जीनस क्या है, इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब क्या है? दो, बाय, टू, नॉमियल, नेम, nomenclature, नाम रखना, process, the process of giving two name to an individual animal or plant is called binomial nomenclature. The process of giving two names to an individual plant or animal is binomial nomenclature. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। This naming system given by Carolus Linnaeus. This is very important कि binomial nomenclature किसने दिया था? Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. जो उन्होंने एक प्रोसेस दिया था ऑफ नेमिंग, वो अभी भी फॉलो होता है और वही सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं in order to identify and provide a specific name to a particular organism. This naming system using a two-word format was found convenient. बहुत convenient था। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. एक मैंगो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले तो दो, एक और दो, टू नेम्स हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज नोट करने वाली है कि मैंगीफेरा का एम कैपिटल है, जो एम है वो कैपिटल है, ठीक। और जो इंडिका का आई है वो स्मॉल है, ठीक। एक पॉइंट तो यही हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, हमेशा लैटिन में लिखते हैं। जैसे कि बाकी सारे टेक्स्ट नॉर्मल था, बट मैंगीफेरा इंडिका हल्का सा टिल्ट और हल्का सा लैटिन में लिखा जाएगा। दूसरा, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ओरिजिन। इनको लैटिन या फिर इटैलिक्स में इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये लैटिन वर्ड से ही डिराइव करे जाते हैं। इनका जो बेसिक जहां से इनको लिया गया है इन नामों को, वो लैटिन है, इसलिए इनको हल्का सा टिल्ट करके हल्का सा इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। The first word in the biological name represents the genus. मैंने बताया कि ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। The second component denotes the specific epithet. Both the words in biological name and handwritten are separately underlined. जैसे कि हमने लिखा मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, हल्का सा टिल्ट इटैलिक्स में और अंडरलाइन अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, स्पेस होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो आप उसे अंडरलाइन करोगे और अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हो तो आप उसे इटैलिक्स में लिखोगे। प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। फोर्थ पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर हमेशा, while the specific epithet starts with a small letter हमेशा। It can be illustrated with the example of Mangifera indica. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंगीफेरा इंडिका में एम हमेशा कैपिटल रहेगा और इंडिका का आई हमेशा स्मॉल रहेगा। तो जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होना चाहिए। Name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and it is written in abbreviated form Mangifera indica Linn. Linn.
लिन डिनोट करता है लीनियस, क्योंकि लीनियस डिस्कवर्ड मैंगिफेरा इंडिका. It indicates that this species was first described by Linnaeus. तो इसके थ्रू मैंगिफेरा इंडिका लिन मतलब कि लीनियस ने पहली बार मैंगिफेरा इंडिका को डिस्क्राइब करा था, मैंगो को डिस्क्राइब करा था और उसके बारे में स्टडी करी थी, डिटेल स्टडी, और उन्होंने ही मैंगिफेरा इंडिका नाम दिया था. तो इस नाम से काफी सारी चीजें हम लोगों को पता चली कि एक मैंगो को मैंगिफेरा इंडिका बोलेंगे, मैंगिफेरा उसका जीनस होगा, इंडिका उसका स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट होगा, एक स्पेसिफिक नाम होगा, और लीनियस जिन्होंने डिस्क्राइब करा और डिस्कवर करा. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. क्योंकि इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 1.7 to 1.8 मिलियन, तो इसको पढ़ना डिटेल में नामुमकिन था. तो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे? कोई भी एक स्पीशीज पढ़ लेंगे या स्पीशीज को पढ़ लेंगे तो उसके अंदर के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होगा, मोस्ट ऑफ द चीजें जो उसमें प्रेजेंट होंगी वो आसानी से पढ़ी जा सकती हैं. और फिर अगर किसी को स्पेशली डिटेल में उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है तो फिर वो अलग से पढ़ सकता है. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. तो हमने क्या करा कि क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतना डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि सब एनिमल, सब प्लांट्स को पढ़ना नियरली इम्पॉसिबल हो रहा था. मतलब मुमकिन ही नहीं है कि इतनी सारी चीजें, इतने अलग अलग जानवर और प्लांट्स एक साथ पढ़े जा सके, उनके बारे में डिटेल भी पता हो और जब काम हो तो उनसे वो चीज भी ली जा सके. तो इस वजह से क्लासिफिकेशन आया. क्लासिफिकेशन क्लास में कर दिया गया, जो एनिमल्स थे उनको एक क्लास प्रोवाइड कर दी गई. हम क्लास को पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर के एनिमल्स के बारे में पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट. बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्लांट को, एनिमल को, कैट को, डॉग को. कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 4 पैर होंगे, कैट के 4 पैर होंगे, दांत के 9 टाइप के होंगे, छोटी सी दिखेगी, और उसकी वॉइस भी, उसका जो वॉइस है वो एक मेन फीचर है कि वो डिफरेंट होगा डॉग से. और डॉग को देखकर उसके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जो हमको बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया गया था कि ऐसा अगर कोई जानवर है तो वो डॉग है. तो ये हमने बचपन से क्लासिफाई करना सीख लिया था, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जानवरों को अलग अलग नाम से बुलाने लगे. तो यही क्लासिफिकेशन का एक बेसिक नॉलेज लेकर एक छोटी छोटी क्लासेस बना दी गई कि इसके अंदर ये सारे एनिमल लाई करेंगे. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे ही हम लोग एक टर्म यूज करेंगे तो उसके अंदर के सारे एनिमल आ जाएंगे. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats, obviously. Now, if we were to think of Alsatians, we know that we know किसके बारे में बात कर रहे हैं. Now suppose we were to say mammals. तो mammals में अब आप सोचेंगे कि एनिमल जिनके एक एक्सटर्नल ईयर है, जिनको पिना बोलते हैं, तो वो सारे mammals में आ गए. अब mammals के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे. हम भी, मतलब ह्यूमंस भी mammals हैं, ठीक. और फिर कैट्स भी mammals होती हैं, एलिफेंट भी मैमल है सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा छोटा जो भी मिलेगा वो भी मैमल्स हो जाएगा. तो think of animals with external ear and body है. Likewise in plants, if we try to talk about wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant and not of rice or any other plant. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. ये सब क्या है? एक convenient category है. We use टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. ये एक कन्वीनियंट कैटेगरी है जो हम लोग ने कैटेगराइज कर लिया है, और फिर इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं.
The scientific term for these categories is taxa. साइंटिफिक टर्म एक कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे. Here you must recognize that the taxa can indicate categories at a very different level. मतलब टैक्सा को कैटेगरी, एक कैटेगरी है उसको टैक्सा बोलते हैं, लेकिन टैक्सा किसी भी लेवल का टैक्सा हो सकता है. ठीक, मतलब कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा. एग्जाम्पल से समझते हैं. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. जैसे dog. Dog क्या है? Mammal है. और mammals कौन होते हैं? Animals में आते हैं. Animal kingdom में हमने mammals पढ़े थे. ठीक? तो dog भी एक taxa है. Mammal भी एक taxa है. और एनिमल भी एक टैक्सा है. मतलब एक कैटेगरी है, डॉग एक कैटेगरी है, मैमल भी एक कैटेगरी है, एनिमल भी एक कैटेगरी है. तो कैटेगरी को ही टैक्सा बोलेंगे. Therefore, एनिमल, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल. ऑब्वियसली एनिमल बहुत बड़ा लेवल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. ठीक. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर सकते हैं, और इस टैक्सा को अपॉइंट करना और फिर एक एनिमल को नाम देना, इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी. External and internal structure, along with the structure of cell, developmental process, ecological information of organism, are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो modern taxonomic studies में क्या होता है कि external और internal structure देखेंगे. दूसरा हम लोग इसमें क्या देखेंगे? Structure of cell, eukaryotic या prokaryotic. डेवलपमेंटल प्रोसेस किस तरीके से है, लार्वा के थ्रू है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकली कहाँ पर लाई कर रहा है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक्सटर्नल एंड इंटरनल structure of the cell, developmental process and ecological studies. ये एक बेसिस बनाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक नॉमेनक्लेचर का. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are the basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. कुछ नई चीज नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism. मतलब कोई टैक्सोनॉमी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर में, ये कोई नई चीज नहीं है. बहुत पहले से लोग इसको पढ़ते आए हैं, करते आए हैं. पहले जो अर्ली मैन थे वो तो कर रहे थे, बट वो इसके बारे में लिख नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे. बट हम लोग ने टैक्सोनॉमी को एक प्रॉपर चैप्टर में पढ़ा और उसके बारे में जाना कि हम लोग एक स्पेसिफिक एनिमल को या प्लांट को उसका नाम देते कैसे हैं. ये हम सीख रहे हैं, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से होती चली आ रही है. Particularly with reference to their own use, in early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification was based on uses of various organisms. तो जो अर्ली मैन थे उन्होंने टैक्सोनॉमी क्यों डेवलप करी? हमने टैक्सोनॉमी साइंटिफिक स्टडीज के लिए डेवलप हुई, बट जो अर्ली मैन थे उनको क्या जरूरत थी इसकी? तो उन्होंने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो 3 था: फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. उन्होंने देखा कि उनको किस चीज से फूड मिल रहा है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो. उन्होंने देखा कि क्लोथिंग उन्हें किस चीज से मिल रही है, किस एनिमल के फर से उन्हें क्लोथिंग मिल रही है, तो वो उसको क्लोथिंग के कैटेगरी में डाल देते थे कि इस एनिमल से क्लोथिंग मिलती है. और तीसरा शेल्टर, कि कौन से
प्लांट से उनको शेल्टर मिल रहा है, जैसे कि बैम्बू हो गया, और जैसे कि बड़े बड़े लीव्स हो गए, वो सब उनको शेल्टर की तरीके यूज कर सकते थे। तो उन्होंने उसको शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया कि ये चीज शेल्टर में काम आती है, तो ये हमारा बेसिस है कि इस चीज को हम शेल्टर में यूज करेंगे, इस प्लांट को हम और एनिमल को फूड की तरीके यूज करेंगे, और इस एनिमल या प्लांट को हम क्लोथिंग की तरीके यूज करेंगे। जैसे कि कॉटन हो गया, वो प्लांट था, जो यूज कर रहे थे वो लोग क्लोथिंग में। तो उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनका बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन अलग था, और हमारा बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन जो नया डेवलप हुआ वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, और इकोलॉजिकल स्टडी है। तो ये एक मेजर डिफरेंस बनता है कि पहले के लोग और अभी के साइंटिस्ट किस तरीके से नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़े, किस तरीके से डाइवर्सिटी हुई, और किस तरीके से वो लोग डेवलप करे। तो एक छोटा सा ऐसे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। Human beings were since long and not only interested in knowing more and more different kind of organism and the diversities, but also the relationship among them. मतलब रिलेशनशिप को भी वो लोग देख रहे थे। This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. मतलब एक systematics, एक सिस्टमिक स्टडी कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक, वो पहले आया या फिर ए एनिमल पहले आया या बी एनिमल पहले आया, उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या फीचर्स हैं, इन सब बारे में पढ़ना ही सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमिक स्टडी होती है। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। सिस्टेमा नेचुरे मींस सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरे वाज अ बुक, एक किताब थी जो लिखी गई थी लीनियस के थ्रू। लीनियस ने ये बुक लिखी थी और उन्होंने इसमें सिस्टमिकली एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखा था और उसको समझाया था। The scope of systemics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको एक नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर, और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन। ये 3 स्टेप हैं टैक्सोनॉमी के। पहले आइडेंटिफाई करना, मतलब कि कोई भी एनिमल या प्लांट को हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, उनको लिखेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा एनिमल या प्लांट है। फिर हम उसको एक प्रॉपर नाम देंगे, साइंटिफिक नेम देंगे, और फिर हम एक मान लेते हैं कि एक कोई बुक खोलेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि अच्छा ये नाम या ये चीज किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, वो प्लांट में आती है या वो एनिमल में आती है। अब एनिमल्स में आती है, एनिमल किंगडम में मानते हैं आती है, तो किस में आती है, मैमल्स में आती है, मैमल्स में भी और किस में आती है। तो ये चीज करने को, नाम देने को, आइडेंटिफाई करने को, क्लासिफाई करने को टैक्सोनॉमी बोलेंगे। और इस स्टडी को सिस्टमिक बोलेंगे। सिस्टमिक स्टडी करते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps. ठीक है, ये कोई एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें एक हायरार्की है, छोटे से बड़ा होता चला जा रहा है, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। इन विच, और हर एक का एक रैंक है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is, इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टैक्सा है, तो वैसे ही उसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम दिया। और अगर हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को उनके लोअर से हायर फॉर्म में अरेंज कर दें तो उसे ही बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। All category together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, जैसे कि स्पीशीज
जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। यही ये एक हायरार्की है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है। स्पीशीज सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट टैक्सा या कैटेगरी। एक बेसिक टर्म दिमाग में से बैठा लेते हैं, अपने जहन में बैठा लेते हैं कि टैक्सा का मतलब ही कैटेगरी है। ठीक है। स्पीशीज भी एक टैक्सा है, जीनस भी एक टैक्सा है, फैमिली भी टैक्सा है, ऑर्डर भी टैक्सा है, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब अलग अलग टैक्सा है, अलग अलग कैटेगरी है। ठीक। अब हो सकता है कि कोई छोटा सा टैक्सा हो, कोई बहुत बड़ा टैक्सा हो, तो किंगडम इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट टैक्सा। ठीक। और स्पीशीज सबसे छोटा टैक्सा। तो क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे टैक्सा की जरूरत पड़ी, कैटेगरीज की जरूरत पड़ी, जिसके थ्रू एक एनिमल तक हम पहुंच पाए। और इसी को सिस्टमिक स्टडी बोलते हैं और इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और यही हायरार्की है कि छोटे से बड़ा होता चला जाना हायरार्की, या बड़े से छोटे की तरफ आना हायरार्की। इसे ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला। और एक कैटेगरी को बोला टैक्सा। और यही एक रैंक भी रिप्रेजेंट करता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like three pair of jointed legs. It means insects are recognizable con- concrete objects which can be classified. And thus, we were given a rank or category. Can you name other such group of organisms? जैसे कि इंसेक्ट था, उसको हम लोग ने एक कैटेगरी दे दी कि ये इंसेक्ट है, इसके 6 लेग्स होते हैं। और हम लोग ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर 6 लेग हैं और वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि वो इंसेक्ट है। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जैसा कि मैंने बोला, ग्रुप, टैक्सा, रैंक, कैटेगरी, ये सब एक ही चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब कैटेगरी है, उसमें रैंक होगी। ठीक। Each rank or taxon in fact represents a unit of classification, और यही unit of classification है। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ये एक distinct biological entities है। ठीक है। जैसे कि फाइलम एक distinct अलग है और उसके अंदर क्लास आता है। अब बहुत सारी क्लासेस हैं फाइलम के अंदर, और फिर फाइलम के बाद बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है। तो ये इंटरमिक्स चीजें नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी है। और फिर इनके इनमें छोटे से छोटे, छोटा से फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करके पूरा हायरार्की तैयार करी गई है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division। phylum या division, phylum यूज करते हैं एनिमल्स में। ठीक। डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स में। डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जो प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए, उनके बारे में एक सिस्टमिक स्टडी करना। have species as lowest category have species as the lowest category। तो मैंने बोला ये लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज, स्मॉलेस्ट टैक्सा, लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट रैंक, ये सब स्पीशीज है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of their kinds of organisms. दो ऑर्गेनिजम्स को, ए और बी को, हम लोग को नेम करना है। और ये हमारे पास एक हायरार्की प्रेजेंट है नेमिंग की, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो कैसे हम लोग करेंगे? उसके लिए हमें ए और बी के बीच में सिमिलैरिटीज
ठीक है। डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज हो गई, डिसिमिलैरिटीज हो गई। और इंडिविजुअल के अमंग का रिलेशनशिप, इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप्स को और उनके बीच के एक बेसिक कैटेगरी को मान लेते हैं। ए भी एनिमल है और बी भी एनिमल है, तो हमने उनके बीच के सिमिलैरिटीज देख ली। डिसिमिलैरिटीज हम लोग उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर से देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से देखेंगे। रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रिलेशनशिप क्या है, ये देखेंगे। और उसको आइडेंटिफाई, और फिर उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फीचर्स को लेकर आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये ए एनिमल यही है। और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको प्लेस करेंगे कि वो एनिमल किंगडम में आता है। जैसे कि मैन को प्लेस करते हैं, ठीक। मैन के लिए हम लोग जो किंगडम होगा वो तो एनिमल होगा, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कौन सा होगा? फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हम लोग ने सबसे लास्ट फाइलम पढ़ा था, कॉर्डेटा। क्लास कौन सी होगी? मेमेलिया। हमने देखा कि कॉर्डेटा है क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। मेमेलिया है क्योंकि उसमें ईयर पिना प्रेजेंट है और साथ में बॉडी हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ऑर्डर देखेंगे तो प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, और फिर उसको बायोलॉजिकल नेम दे दिया होमो सैपियंस। तो मैन को होमो सैपियंस बोला गया। होमो उसका स्पीशीज हो गया, होमो उसका जीनस हो गया, और सैपियंस उसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। होमो से जीनस भी, होमो इज अ जीनस। अब होम जीनस के अंदर और सारे स्पीशीज आ सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने एक हायरार्की के थ्रू कि कैसे हम लोग प्लेस करेंगे। पहले किंगडम उसका देखेंगे कि एनिमल है या प्लांट है, फिर फाइलम देखेंगे या डिवीजन देखेंगे प्लांट्स में। फाइलम देखेंगे तो पता चला कि कॉर्डेटा है क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, पर्सिस्टेंट थी नोटोकॉर्ड। क्लास देखेंगे मैमेलिया कि उसमें ईयर पिना प्रेजेंट थे, बॉडी हेयर प्रेजेंट थे। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर उसका क्या है, प्राइमेटा। फैमिली कौन सी बिलोंग करता है, तो होमिनिडी फैमिली का होता है। और फिर जीनस और स्पीशीज, जीनस होमो और स्पीशीज से सैपियंस। इसके थ्रू हम लोग ने एक बेसिक नेमिंग करना सीख लिया है। नेक्स्ट में हम लोग प्रॉपर नेमिंग और डिफरेंट टैक्सा के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली क्या डिनोट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।